एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ मैच खेलने को लेकर खेल मंत्रालय यानी कि भारत सरकार का पहली बार ऑफिशियल स्टैंड सामने आ गया। मेरे हाथ में है ये पहला भारत सरकार का रिएक्शन है जिसमें खेल मंत्रालय की तरफ से भारत पाकिस्तान का जो मैच होना है, जो भारत पाकिस्तान का एशिया कप में मैच होना है, उसको लेकर खेल मंत्रालय का बयान है कि एशिया कप में टीम को खेलने से नहीं रोकेंगे। उन्होंने ये लिखा है, भारत सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि बायलैटरल इवेंट जो होगा, द्विपक्षीय बायलैटरल, ना भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी ना पाकिस्तानी टीम भारत आएगी खेलने के लिए, लेकिन इंटरनेशनल और मल्टीलैटरल इवेंट्स में वी आर गाइडेड बाय द प्रैक्टिसेस ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज एंड द इंटरेस्ट ऑफ आवर स्पोर्ट्स पर्सन। मतलब जो मल्टीनेशनल और मल्टीलैटरल और इंटरनेशनल इस तरह की जो सीरीज होती हैं उसमें जो है हमारी एक तरीके से इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज की जो प्रैक्टिस है वही मान्य होगी। मतलब एक लाइन में खबर यह है, भारत पाकिस्तान का मैच होगा पहलगाम के बावजूद, और इसकी तारीख भी आ गई है। 14 सितंबर को शायद भारत पाकिस्तान का मैच होगा। कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि साहब 14 तारीख को ये मैच होने जा रहा है या मजाक होने जा रहा है। आज की कवर स्टोरी। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। कहने के लिए देश के राजनीति के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन देशभक्ति दिखाने का जब समय आएगा तो तिरंगे झंडे को भी मना कर देंगे। Sport must go on. At the same time, Pahalgam should not happen, but sports must go on. ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਲਿਆ। ਬਾਕੀ BCCI ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ डिसाइड करती हैं। खूब पानी एक साथ नहीं जा सकते, तो आपने जब पानी तक का बंद कर दिया सब, तो फिर इस तरह का मैच खेलना सिर्फ चुनिंदा रुपयों के लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खराब है। ये मैसेज सही नहीं जा रहा और BCCI को इमीडिएटली स्टेप लेना चाहिए उस तरह। युद्ध या अपना डिफरेंसेज वो अलग चीज़ है। अब क्रिकेट को भी, खेल को भी आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में नहीं लेके अब उसको भी इस ढंग से गंदी राजनीति से जोड़ दीजिएगा, ये अच्छा नहीं है। खून और पानी साथ नहीं बह सकता, ये कहा गया था ना। खून और पानी साथ नहीं, तो खून और खेल साथ कैसे हो सकता है? हमारी पाकिस्तान के साथ खेलने की क्या मजबूरी है? मतलब आप सोचकर देखिए, जिस पाकिस्तान ने 22 अप्रैल को पहलगाम नरसंहार कराया, जिस पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 हिंदुओं को उनके धर्म के आधार पर मारा, कलमा पढ़ाकर मारा, पेंट उतरवाकर धार्मिक पहचान चेक करके मारा, उसी पाकिस्तान के साथ अब हम मैच खेलेंगे। पाकिस्तान के साथ हम, मतलब भारत के क्रिकेट मैच की तारीख साफ फिक्स हो चुकी है। बड़ी खबर है। इसी को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का ये मैच नहीं होने जा रहा है, ये मजाक होने जा रहा है। ये भारत पाकिस्तान का मैच नहीं बल्कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति को ना आप कह सकते हैं कि एक दिन के लिए फोर्स्ड लीव, जबरन छुट्टी पर भेजने की तारीख फिक्स हो गई। ये तस्वीरें हम चला रहे हैं पहलगाम की, लोग भूले नहीं है, आज भी लोगों के जहन में जिंदा है वो कड़वी यादें। ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम कब हुआ था याद करिए, भूलना नहीं है। 22 अप्रैल को पहलगाम नरसंहार और उसके 145 दिन, ये दो तस्वीरें आज की पूरी खबर का निचोड़ है। 22 14 तारीख को मैच, लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम नरसंहार और उसके 145 दिन बाद 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान मैच। हम पाकिस्तान के साथ खेलने जा रहे हैं साथ। मजाक है ये, मतलब लोग कह रहे हैं मैच नहीं है, मजाक है। मजाक भारतीय सेना के शौर्य के साथ, मजाक 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ, ये मजाक ही है साहब। और ये मैं भी कह रहा हूं, ये मैच वैच नहीं है। ये एशिया कप में भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है, इसलिए पहला मुकाबला 14 सितंबर को तय है। इसके आगे भी मैच हो सकते हैं 3 के करीब। अगर आप उम्मीद कर रहे हैं भारत पाकिस्तान का फाइनल होता है तो आप समझिए 3 मैचेस सामने हो सकते हैं भारत पाकिस्तान के। भारत पाकिस्तान में होने वाली इसी क्रिकेट मैच के विरोध में आज की बड़ी खबर है। शिवसेना UBT के नेता आदित्य ठाकरे ने आज खेल मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। दिखाइए चिट्ठी। चिट्ठी में आदित्य ठाकरे ने लिखा है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा था
पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते। इसके बावजूद बीसीसीआई एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए टीम भेज रही है, यह आदित्य ठाकरे ने लिखा। इस कदम से यह सवाल उठता है कि क्या बीसीसीआई राष्ट्रीय हित और हमारे जवानों के बलिदान से भी ऊपर है। आदित्य ठाकरे ने यह भी लिखा कि पहलगाम हमले के बाद हमने पूरी दुनिया में डेलीगेशन यह बताने के लिए भेजे कि पहलगाम नरसंहार के पीछे पाकिस्तान है। अब क्या हम दुनिया में यह बताने के लिए भी डेलीगेशन भेजेंगे कि भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेल रहा है? वाजिब सवाल है साहब आदित्य ठाकरे का। डेलीगेशन भेजा था बताने के लिए कि पहलगाम के पीछे पाकिस्तान है, अब हम एक और डेलीगेशन भेजेंगे बताने के लिए साहब कि भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेल रहा है। आदित्य ठाकरे से पहले भारत पाकिस्तान मैच का विरोध पूर्व क्रिकेटर और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह भी कर चुके हैं। हरभजन सिंह ने कहा था कि उनका मानना है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच का विरोध कुछ दिनों पहले ओवैसी ने भी संसद में किया था। उन्होंने कहा था कि जब खुद प्रधानमंत्री मानते हैं साहब कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, इसलिए हमने सिंधु जल संधि रद्द करी ना, अबेंस में डाली। जब खून और पानी साथ नहीं तो खून और खेल कैसे? पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद हो गया, पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द हो गया, तो फिर पाकिस्तान के साथ खेल क्रिकेट मैच क्यों? क्रिकेट और कत्लेआम और क्रिकेट साथ। आज भी कांग्रेस ने एशिया कप में भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेले जाने का विरोध करते हुए कहा कि साहब जब खून पानी एक साथ नहीं बह सकता तो क्रिकेट और कत्लेआम एक साथ कैसे चल सकता है। पहले आपको ओवैसी और कांग्रेस का यह बयान दिखाते हैं, फिर आपको पाकिस्तान के साथ मैच को लेकर खेल मंत्रालय का ऑफिशियल रिएक्शन क्या आ चुका है, सरकार क्या कह रही है इस मैच को लेकर, भारत पाकिस्तान मैच को लेकर। बीसीसीआई नहीं, सरकार, वो भी बताएंगे, और बीसीसीआई क्या कह रहा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले सुनिए कौन क्या कह रहा है। क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, यह कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। कि पाकिस्तान को बैन कर देना चाहिए क्रिकेट से, क्योंकि खून बहाने वाला देश, आतंक के साथ खड़े रहने वाला देश, उसके साथ हम क्रिकेट नहीं खेल सकते, उसको दुनिया में हम क्रिकेट खेलने के लिए अलाउ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा हो नहीं रहा है। कहने के लिए देश के राजनीति के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन देशभक्ति दिखाने का जब समय आएगा तो तिरंगे झंडे को भी मना कर देंगे। साहब लोगों में गुस्सा है इस चीज का लेकर, खून पानी नहीं तो खून खेल साथ साथ क्यों? कांग्रेस, एआईएमआईएम, अन्य विपक्षी दल ही नहीं, देश में कई लोग हैं जो सवाल पूछ रहे हैं कि पहलगाम नरसंहार के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान के साथ हम मैच क्यों खेले? क्या मजबूरी, क्या क्यों है जरूरी? क्या बम बारूद और बैट बॉल साथ साथ चलेगा? अब जब क्रिकेट के मैदान पर भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाएंगे, हैंडशेक होगा ना, तो इन पहलगाम के पीड़ितों के परिवारों के दिल पर क्या बीतेगी? मतलब आप सोच कर देखिए। इन सवालों पर जवाब देते हुए खेल मंत्रालय ने हालांकि स्पष्ट कर दिया, मैं एक बार फिर से बता दूं, भारत और पाकिस्तान कोई भी बायलैटरल स्पोर्ट्स कंपटीशन, यानी कि भारत पाकिस्तान जहां सिर्फ 2 टीमें होंगी, द्विपक्षीय मैच नहीं खेलेंगे। ना भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी, ना ही पाकिस्तानी टीम भारत आने दिया जाएगा। लेकिन ये तो मैच दुबई, अबू धाबी, यूएई में हो रहे हैं। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम को अगले महीने होने वाले एशिया कप से खेलने से नहीं रोका जाएगा, खेल मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि ये मल्टीलैटरल, सिर्फ 2 टीमें नहीं है, द्विपक्षीय नहीं है, ये बहुपक्षीय टूर्नामेंट है और भारत ओलंपिक जो चार्टर है, इंटरनेशनल चार्टर है, उसका पालन करता है। एक लाइन में खबर है, स्पष्ट कर दिया गया है, भारत पाकिस्तान मैच होगा 14 सितंबर जो संभावित है ये होगा। दूसरी ओर पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने क्रिकेट टीम का बचाव करते हुए कहा है कि भारत पाकिस्तान में होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर खिलाड़ियों को टारगेट करना सही नहीं है, क्योंकि क्रिकेटर्स बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कंट्रोल में है और खिलाड़ी वही करते हैं जो बोर्ड कहता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई ने भी, सुनिए,
पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच को लेकर एक तरीके से अपना पक्ष रखा। एक अखबार से बातचीत करते हुए उन्होंने 4 कारण बताए हैं, ये भी ध्यान से सुनिएगा। 4 कारण हैं कि क्यों खेलना जरूरी है। पहला, पाकिस्तान के साथ अगर हमने मैच नहीं खेला तो भारत का ही नुकसान होगा, क्योंकि इससे पाकिस्तान को बिना जीते 2 पॉइंट्स फ्री मिल जाएंगे। 2 पॉइंट्स फ्री। अगर भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता है मैच तो पाकिस्तान को 2 पॉइंट्स फ्री मिल जाएंगे। दूसरा, पाकिस्तान को बॉयकॉट करने से टूर्नामेंट फ्लॉप होगा और एशियन क्रिकेट काउंसिल में भारत का दबदबा कम होगा। तीसरा, एशिया कप में पाकिस्तान का बॉयकॉट करने से आईसीसी की राजनीति में बीसीसीआई कमजोर हो सकता है। और चौथा, भारत पाकिस्तान मैच रद्द होने से ब्रॉडकास्टर्स को अरबों का नुकसान हो सकता है। लेकिन साहब, पाकिस्तान से मैच खेलने का विरोध करने वालों का कहना है कि यह सब सिर्फ बीसीसीआई के मैच खेलने का बहाना है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ मैच खेलकर क्रिकेट टीम और बीसीसीआई को जो फायदा होगा ना, हमारी भी नजर में उससे भारत का नुकसान ज्यादा बड़ा है। पहलगाम नरसंहार के जिम्मेदार देश के साथ क्रिकेट खेलना शहीदों और पीड़ितों का घोर अपमान होगा। इसके अलावा दुनिया को भी अब यह कहने का मौका मिल सकता है कि बीसीसीआई और भारत की खेल संस्थाएं ही अपने नागरिकों की पीड़ा को क्या गंभीरता से नहीं लेती या भूल जाते हैं। बहुत जल्दी भूले पहलगाम, साथ होगा क्रिकेट और कत्लेआम। और भारत क्रिकेट के आगे आतंकवाद को नजरअंदाज कर रहा है। इसी को लेकर अब और सुनिए, उद्धव गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी वो पोस्ट किया। लगातार वो पोस्ट कर रही हैं इसके खिलाफ कि अगर पाकिस्तान की हॉकी टीम, सुनिएगा इनका तर्क, पाकिस्तान की हॉकी टीम इसलिए एशिया कप का बॉयकॉट कर सकती है कि एशिया कप भारत में हो रहा है, तो भारत सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती? पाकिस्तानी कर सकते हैं। बीजेपी के कई नेता भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के पूर्ण बॉयकॉट के लिए बीसीसीआई भारतीय टीम को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने से रोके। सुनिए। बार बार देश में बड़ी दुविधा का विषय होता है कि खेल को इस सब में नहीं लाया जाए, पर दहशतगर्दों को मदद करने वाले और ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों के साथ क्या सही में खेल होना चाहिए? तो मुझे लगता है आम जनता की भी भावना ये है कि नहीं होना चाहिए। तो कुछ विषयों पे राजनीति हो नहीं सकती, उनमें से एक ये विषय है। तो मुझे ऐसा लगता है बीसीसीआई एक अपना स्वायत्त खेल संस्थान है। केंद्र सरकार ज़रूर इस बारे में देश से जो भावनाएं आ रही है उस पर विचार करेगा। बीसीसीआई बड़ी है कि केंद्र सरकार बड़ी है? भारत की सरकार के पीछे पूरा विपक्ष जब खड़ा होता है तो क्या सरकार को नहीं समझना चाहिए कि जो विपक्ष की मांग है कि पाकिस्तान के साथ हमारे मैच नहीं होने चाहिए तो नहीं होने चाहिए, नहीं खेलना है, कोई संबंध नहीं रखना है, न व्यापार का, न सांस्कृतिक का, न किसी भी खेल का। जब तक पाकिस्तान घुटनों पर आकर गिड़गिड़ाता नहीं है, माफी नहीं मांगता है, अपने आतंकवाद को समाप्त नहीं करता, कोई बातचीत नहीं करनी। क्यों बार बार क्रिकेट के माध्यम से हमारी भावनाओं को आहत किया जा रहा है? उनके बाद बात करेंगे दुष्प्रचार फैलाने वालों पर एफआईआर बम की। शुद्धिकरण को लेकर रण आज भी जारी। वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। बीजेपी ने और इलेक्शन कमीशन ने चोरी किया है। आईडी में कुछ गलत हो चुका है, मगर मेरा ओरिजिनल जो है सो 15/7/1990 का जन्म है मेरा। हमारा नाम है रंजू देवी। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया। हम लोग गए वहाँ तो वहाँ भी बोला, उन लोग को बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। से वोटर बचाओ अधिकार यात्रा चल रही है, लोगों का पूरा समर्थन और आशीर्वाद जो है मिल रहा है। जब हमने इसको ध्यान से देखा तो देखा हाँ ये कंपैरिजन गलत है, एक कंस्टिट्यूंसी ऊपर नीचे हो गई है। मैंने ट्वीट को डिलीट किया और आज उसके लिए माफी मांगी और बताया कि ये गलत इन्फॉर्मेशन मेरे से पोस्ट हुआ। I am really sorry for saying this. इंडिया तो was not just democracy है, जहाँ एक ही वोटर ने 4 अलग बूथ्स पर वोट दिए। ये दोनों युवराज अगर ये माफी नहीं मांगते हैं, इन पर केस करके जेल भेजिए। आप कब तक जो है वो झूठ के झाड़ से सच के पहाड़ पर हमला करते घूमेंगे? इलेक्शन कमीशन के जरिए भारतीय जनता पार्टी वोट की डकैती करना चाहती है
अब जनता जागरूक हो चुकी है। आज की बड़ी खबर है, चुनाव आयोग अब संवैधानिक संस्था के खिलाफ फेक नैरेटिव फैलाने वालों को बख्शने के मूड में नहीं है। यह बहुत बड़ी खबर है। अब दुष्प्रचार पर सीधे एफआईआर होगी। दरअसल पिछले कुछ समय से भारत में एक पैटर्न के साथ ना, भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़े स्तर पर प्रोपेगेंडा फैलाया गया। चुनाव आयोग, चुनावी प्रक्रिया, वोटर शुद्धिकरण अभियान को बदनाम करने के लिए आप कह सकते हैं बहुत ही प्लान्ड और सुनियोजित तरीके से एक अभियान चलाया गया। ऐसे लोगों को अब चुनाव आयोग बख्शने के मूड में नहीं है। आज की बड़ी खबर है, ईसी के सोर्सेज ने हमको बताया है कि चुनाव आयोग ने साफ साफ कह दिया है कि चुनाव से संबंधित सभी आंकड़ों का एकमात्र प्रामाणिक स्रोत भारत निर्वाचन आयोग है। ये जितने भी लोग इस किसी ट्रैप में आए हैं फेक न्यूज के, वो एक बार ध्यान से सुन ले। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। ईसी सोर्सेज ने हमें बताया कि चुनाव से संबंधित सभी जो फिगर्स हैं उसका एक ही जो रिलायबल सोर्स है वो ईसी है, चुनाव आयोग है। इसलिए जो लोग चुनाव से संबंधित आंकड़ों के बारे में फर्जी नैरेटिव फैला रहे हैं उन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। ये आज की बहुत बड़ी खबर है क्योंकि कई लोग इस झूठ के ट्रैप में, प्रोपेगेंडा के ट्रैप में आए। अब कुछ लोग माफी मांग रहे हैं, वीडियो डिलीट कर रहे हैं, कई इन्फ्लुएंसर्स हैं जो वीडियो डिलीट कर रहे हैं। और लेकिन अब ईसी ने क्लियर कर दिया, सीधे सीधे एफआईआर होगी। ईसी के एक्शन की शुरुआत भी हो चुकी है। आज की बड़ी खबर, संजय कुमार जी को आप जानते हैं, महाराष्ट्र को लेकर भ्रामक आंकड़े देकर माफी मांगने वाले सीएसडीएस लोक नीति के सहनिदेशक संजय कुमार के खिलाफ 2 एफआईआर हो गई हैं। 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। पहली नागपुर में हुई है, दूसरी नासिक में हो चुकी है। ईसी अब इन चीजों को लाइटली नहीं लेगा। यही नहीं, संजय कुमार जिस संस्था सीएसडीएस के को डायरेक्टर हैं, उसे आईसीएसएसआर ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। सीएसडीएस से पूछा, साहब कि जो आंकड़े दिए थे महाराष्ट्र चुनाव पर, उस रिसर्च डेटा का सोर्स क्या है? हालांकि संजय कुमार माफी मांग चुके हैं। और नहीं, अब सुनिए जो बता रहा हूं, ईसी की सख्ती का ही असर है। इनको देखिए, जो भी इस फेक न्यूज के ट्रैप में आए उन्होंने तुरंत जल्दी में, अब पता नहीं किस वजह से, वीडियो तुरंत बनाया, कथित वोट चोरी को लेकर फर्जी आंकड़े जारी कर दिए, भ्रम फैलाया, इन्फ्लुएंसर्स। और अब सोचिए, जैसे ये एफआईआर दर्ज होनी शुरू हुई है, ये देखिए, ये जो इन्फ्लुएंसर हैं इन्होंने खुद ही बोला, आई एम सॉरी, मैं माफी मांगती हूं। और वो खुद अपना वीडियो दिखा रही है कि देखिए, ये मैंने वीडियो जारी किया था और मैंने ऐसा ऐसा दावा किया था, मैं गलत हूं, मैं अपना वीडियो डिलीट कर रही हूं, मैं माफी मांगती हूं। कई इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने जल्दबाजी में बिना रिसर्च दुष्प्रचार को आगे बढ़ाया, वो वीडियो डिलीट करके माफी मांग रहे हैं। सुनिए एक बार, आप सुनिएगा। ये दोनों डेटा आपको गलत, और ऐसे ही सारी कंस्टिट्यूंसी के डेटा। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ, कल मुझे किसी जर्नलिस्ट ने बताया कि आपका कंपैरिजन गलत है, और जब हमने इसको ध्यान से देखा तो देखा हाँ ये कंपैरिजन गलत है, एक कंस्टिट्यूंसी ऊपर नीचे हो गई है। तो मैंने ट्वीट को डिलीट किया और आज उसके लिए माफी मांगी और बताया कि ये गलत इंफॉर्मेशन मेरे से पोस्ट हुआ। I am really sorry for saying this. इंडिया तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, जहां एक ही वोटर ने 4 अलग बूथ्स पर वोट दिए। जिस इंसान की फोटो हमने यूज की, he did not vote in 4 different places, he was registered in 4 different places, इसलिए I deleted this video. आप सोचकर देखिए, इन्फ्लुएंसर्स माफी मांग रहे हैं। अभी आपने उनको सुना। अच्छा, इस खबर को इस तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं आप, बहुत आराम से समझिएगा। जिन पर राहुल जी ने भरोसा किया, संजय जी, संजय कुमार जो कि चुनावी विश्लेषक हैं, संजय, उन्होंने माफी मांग ली। मतलब जिन पर राहुल गांधी ने भरोसा किया उन्होंने माफी मांग ली। जिन्होंने राहुल गांधी पर भरोसा करके वीडियो बनाए, इन्फ्लुएंसर्स, उन्होंने भी माफी मांग ली है, वो वीडियो डिलीट कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी हर बार की तरह इस बार भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं जिन्होंने फर्जी डेटा बनाया उन्होंने तो माफी मांग ली, जिन्होंने फर्जी डेटा को फ्लोट किया वो, उन पर भी तो एफआईआर हो, ये गिरिराज सिंह मांग कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी अभी भी चुनाव आयोग को लेकर वही दावे दोहरा रहे हैं जिनकी हवा बहुत पहले निकल चुकी है। इसलिए एक वो बड़ा दिलचस्प एक पोस्ट किया जेपी नड्डा ने। उन्होंने शेयर करते हुए लिखा, खड़ा हूं आज भी वहीं जहां मेरा झूठ पकड़ाया सच सामने आया और मैंने अपना मजाक बनवाया हूं, खड़ा हूं आज भी वहीं।
ये जेपी नड्डा ने पोस्ट किया, खड़ा हूं आज भी वही राहुल गांधी के पास चुनाव आयोग से माफी मांगने के लिए आज की बड़ी खबर ये है, अब 2 दिन का टाइम बचा है, 2 दिन, क्योंकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो संडे हुई थी, उस हिसाब से 5 दिन, आज थर्सडे है, 5 दिन हो चुके हैं, 7 दिन का टाइम दिया गया था राहुल गांधी को, 7 दिन का टाइम ईसी ने दिया था, इधर यू साइन और से सॉरी, या तो आप साइन करेंगे या आप सॉरी बोलेंगे, तीसरा ऑप्शन नहीं है। उस हिसाब से 5 दिन बीत गए, 2 दिन बचे हैं राहुल गांधी जी के पास। वहीं दूसरी ओर बिहार में एक और सुनिए, इस तरफ देखिए, बिहार में सभी राजनीतिक दलों को एसआईआर की ड्राफ्ट सूची मिलने के 21 दिन हो चुके हैं, 21 दिन, एक भी आपत्ति नहीं आई है किसी की तरफ से, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई पार्टी, 1,60,000 बीएलए हैं, 1,60,000, लेकिन सभी पार्टियों की आपत्ति का टोटल स्कोर कितना होगा सोच कर देखिए, 0। दरअसल चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी शब्द का इस्तेमाल करने वाले लोगों के बीच खलबली शुरू हुई थी। ये 17 अगस्त को बवाल शुरू हुआ, क्योंकि इसी दिन सीईसी ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी समेत उन सभी लोगों को माफी मांगने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। संजय कुमार जी बोल दिए आई एम सॉरी, इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं आई एम सॉरी, सारे लोग अब माफी मांग रहे हैं। 30 और राहुल गांधी को भी कह दिया था कि तीसरा विकल्प नहीं है, या तो एफिडेविट दो या फिर देश से माफी मांगो। इसके बाद इलेक्शन एनालिस्ट संजय कुमार सामने आए, बोले आई एम सॉरी, उन्होंने माफी मांग ली, पोस्ट डिलीट कर दी है। लेकिन अभी भी इंतजार किसका? राहुल गांधी जी का, कि क्या राहुल गांधी भी माफी मांगेंगे या कुछ और वो अपनी तरफ से। वैसे चुनाव आयोग की सख्ती के बाद लोगों को एफिडेविट देकर कानूनी रूप से फंसने की बजाय देश से माफी मांगना ज्यादा आसान लग रहा है। लोग कह रहे हैं माफी मांग लो, लेकिन साहब राहुल गांधी हैं जो ना माफी मांगने को तैयार है ना ही एफिडेविट देने को। चुनाव आयोग की मोहलत, मैं फिर से बता रहा हूं, 2 दिन बचे हैं, 2 दिन। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र पर इसलिए साइन नहीं कर रहे हैं या बच रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि मोदी सरने वाले मामले में जिस तरह उनकी संसद सदस्यता चली गई थी, उसी तरह कहीं यहां पर अगर एफिडेविट पर साइन कर दिए, चुनाव आयोग पर वोट चोरी का इल्जाम साबित ना हुआ या उनके आरोप फर्जी निकले, सबूत नकली निकले, तो उनकी संसद सदस्यता ना चली जाए। राहुल गांधी का यह डर इसलिए भी सही माना जा सकता है क्योंकि अब तक राहुल गांधी जी ने वोट चोरी मामले में जितने भी लोगों के नाम दिए, बहुत एक लंबी लिस्ट है, वो उन लोगों ने खुद सामने आकर बता दिया कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, एक बहुत लंबी लिस्ट है। वो आपको याद होगा, आदित्य श्रीवास्तव, यहां वोट, पता लगा नहीं साहब ये भी झूठा साबित हुआ, याद है। दूसरा विशाल सिंह, यहां वोट वहां वोट, वो भी पता लगा नहीं ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग, मिंता देवी टी शर्ट पहन ली थी, मिंता देवी ने खुद आके बोला कि मैं तो 1990 में पैदा हुई हूं, 124 साल उम्र बता दी गई थी। ये सारी चीजें, रंजू देवी वाला तो हम ही ने खुलासा किया। रंजू देवी ने बोला कि मुझे तो राहुल गांधी जी के सामने ये कहने के लिए ट्रेन किया था वार्ड सचिव ने, याद है रंजू देवी। 5वां संजय कुमार, इन्होंने तो माफी मांग ली, खैर इनकी तो बात, इन्होंने तो माफी मांग ली, कह रहे कि मेरे से गलती हो गई, कुछ ऊपर नीचे हो गया, कंफ्यूजन हो गई। दूसरा वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये लोग हैं बहुत सारे हैं, तो अभी तो एक माफी मांग रही है, इन्होंने भी माफी मांग ली है। वीडियो डिलीट हो रहा है, लगातार वीडियो डिलीट हो रहा है। और वो याद होगा, एक मकान में 80 फर्जी वोटर, राहुल गांधी ने बोला एक मकान में 80, एक मकान में 80, सामने आया वो किराएदार थे और वोटर रजिस्ट्रेशन पर उसी पते पर था, उन्होंने बनाया हुआ था। एक परिवार को राहुल गांधी ने अच्छा, ये वाली तस्वीर याद है आपको? एक वोटर को, पूरे परिवार को राहुल गांधी जी ने फर्जी वोटर बता दिया। चुनाव आयोग ने पूरे परिवार को वैध बताते हुए, वोटर बताते हुए उनकी फोटो जारी कर दी। और वाराणसी वाला तो भूल ही नहीं सकता कोई, एक मतलब आप सोचिए कि जिसकी शादी नहीं हुई, एक गुरु को 48 उसके शिष्य थे, उसका बाप बना दिया था कि 48 वोटर, वो मठ था, मंदिर था, उसको मकान बना दिया था। बीजेपी क्या कह रही है, सुनिए। इस तरह से हंगामा करना, बेतुकी बातें करना, सॉरी भी नहीं बोलना, तो ये क्या है? मैं तो कहूँगी ये जो बिगड़े हुए शहजादे हैं, हमें से उससे क्या लेना देना है। हम तो इलेक्शन कमीशन का जो फिगर है, डाटा है, वही दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। उसको ये नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जीती असली में नहीं है चुनाव। अब आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें इस सवाल के साथ कि क्या राहुल गांधी अपनी पार्टी के युवा और प्रतिभावान नेताओं से डरते हैं? आप कहेंगे मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूं। दरअसल ये सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सत्र, जब संसद सत्र खत्म हुआ उसके बाद एक टीम मीटिंग आयोजित हुई थी जिसका विपक्ष ने बॉयकॉट किया।
पीएम मोदी ने कांग्रेस के युवा नेताओं की तारीफ की आज। ये भी सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के युवा नेताओं की तारीफ करते हुए कहा कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस में बहुत से युवा नेता ऐसे हैं जो बहुत प्रतिभाशाली हैं। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार की इनसिक्योरिटी की वजह से इन युवा नेताओं को बोलने का मौका नहीं मिलता। इसके बाद सवाल उठा कि क्या राहुल गांधी अपनी पार्टी के प्रतिभाशाली युवा नेताओं से डरते हैं या उनसे इनसिक्योर महसूस करते हैं कि वो, मतलब हाल के ना कई उदाहरण हैं जो इस तरफ इशारा भी करते हैं, जहां खुद कांग्रेस के कई नेता भी असंतोष जाहिर कर चुके हैं। अच्छा, एक उदाहरण जिनको बोलने का मौका नहीं दिया गया वो तो सबसे बड़ा शशि थरूर। ग्लोबल स्तर पर उनकी पहचान, विदेश नीति पर उनकी पकड़, लेकिन आपको याद होगा अध्यक्ष चुनाव में वो खड़े हो गए थे, पार्टी को लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश की, तब से वो परिवार की हिटलिस्ट पर है। ऑपरेशन सिंदूर पर उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया, हाशिए पर डालने का जो है पूरी कोशिश हुई। दूसरा नाम मनीष तिवारी। मनीष तिवारी ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में वो बोलना चाहते थे, ये भी रिपोर्ट्स थी, उन्होंने पार्टी को पत्र लिखकर चर्चा में भाग लेने की इच्छा भी जताई, लेकिन पार्टी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। इसके अलावा ना, जो आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस के युवा टैलेंट से डरते हैं, डरो मत कहने वाले, क्या राहुल गांधी जी डरते हैं, आज सुरक्षित महसूस करते हैं? इतिहास में कोई उदाहरण है, बहुत सारे नाम है, वैसे आपको लगेगा जब कोई स्वतंत्र पहचान बनाता है उसको साइडलाइन, वो सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब वो तो हर कोई जानता है, कांग्रेस के युवा चेहरे, राहुल के करीबी, पार्टी में अपेक्षा के बाद 2020 में पार्टी छोड़ दी। दूसरा सचिन पायलट, राजस्थान में कांग्रेस के नेता है, कई बार उन्हें भी स्टेट में किनारे करने के आरोप लगते हैं। मिलिंद देवड़ा तो कांग्रेस के बहुत, मतलब उनको तो मॉडर्न कांग्रेस का चेहरा बताया जाता था, पार्टी छोड़ दी, हाशिए पर डाले गए, पार्टी छोड़ी। कहा जाता है कि कांग्रेस का ढांचा कुछ इस तरह के, कोई नेता कितना भी बड़ा हो लेकिन गांधी परिवार की छाया से बड़ा ना हो। कांग्रेस पार्टी में युवा नेतृत्व की बातें केवल क्या नारों तक सीमित है? क्योंकि जब भी कोई गांधी परिवार से बाहर का नेता नेतृत्व देने की कोशिश करता है तो उसके साथ क्या होता है, ये सबको पता है। आगे बढ़ेंगे, आज की एक और बड़ी खबर, अहमदाबाद को लेकर क्या अपडेट है अहमदाबाद में, अब बात उसकी कर लेते हैं। और पानी का टैंकर बुलाया था पानी साफ करने के लिए, पर एम्बुलेंस नहीं बुलाई थी। सब खून बह रहा था, किसी ने भी स्कूल वालों ने, कोई भी ट्रस्टी ने, कोई भी प्रिंसिपल ने, टीचर ने, कोई भी एम्बुलेंस को किसी को फ़ोन नहीं किया है। जो बेदरकारी स्कूल ने की है वो बेदरकारी के लिए स्कूल के ऊपर भी एक्शन लिया जाए, स्कूल के जो प्रिंसिपल और मालिक और ऑनर है उनके ऊपर भी फरियाद किया जाए। हम चाहते हैं कि स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और स्कूल ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है वो अपने कबूल करे। 10th स्टैंडर्ड का बच्चा नयन, उसकी हत्या की शुरुआती जांच में जानते हैं क्या पता लगा? कि स्कूल प्रशासन ने शायद कहीं ना कहीं लापरवाही बरती, और नहीं बरती होती तो शायद नयन आज हम लोगों के बीच में होता। आरोप यह है कि स्कूल के 10th स्टैंडर्ड के छात्र को स्कूल परिसर में ही चाकू मारा गया, जिसके बाद वो खून से लथपथ घंटों स्कूल में इधर उधर घूमता रहा। स्कूल मैनेजमेंट ने आरोपों के मुताबिक खून से गंदे फर्श को साफ करवाने के लिए पानी का टैंकर तो बुला लिया कि, लेकिन उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं उठाई, उसे अस्पताल भेजने के लिए एम्बुलेंस नहीं बुलवाई। स्कूल की लापरवाही ने कैसे एक छात्र की जान ले ली, उसको जानने से पहले नयन के हत्या के आरोपी की बात करते हैं। एक चैट सामने आया, एक चैट लीक हुआ जो ये बताता है कि आरोपी छात्र ने एक मामूली सी बात पर नयन की जान ली। ये वो चैट आपके सामने है। उसे इस बात का तनिक भी अफसोस नहीं है कि उसने मार दिया एक 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को, नयन को उसने मार दिया, चाकू से गोद दिया। वो बातचीत कर रहा है, चैट जो है ये वो सामने है। अच्छा, क्या वो पूछता है, दरअसल मैं बताता हूं, आरोपी का दोस्त पूछता है, भाई तुमने कुछ किया आज? तो आरोपी कहता है हाँ,
दोस्त पूछता है कि भाई तुमने चाकू मारा था। इस पर आरोपी बोलता है कि तुझे किसने बोला। आरोपी का दोस्त जब आरोपी से कॉल करने को लेकर, हाँ जी ये देखिए अब आप पढ़ पाएंगे आप। अब मैं दोबारा से एक बार पढ़ता हूं, पूरा सुनिएगा। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आरोपी का दोस्त पूछता भाई तुमने कुछ किया। आरोपी कहता है हाँ। दोस्त पूछता भाई तुमने चाकू मारा था। इस पर आरोपी बोलता है कि तुझे किसने बोला। आरोपी का दोस्त जब आरोपी से कॉल करने को कहता है तो वो कहता है कि अभी नहीं, भाई साथ में है, उसको पता नहीं है कि आज क्या हुआ है। इस पर आरोपी का दोस्त बताता है कि भाई वो मर गया है। आरोपी पूछता है तुझे कैसे पता चला। तो दोस्त बोलता है रास्ते में उसे किसी ने बताया। इस पर आरोपी बोलता है कि उस आदमी को बोल देना कि हम मैंने मारा है, वो मुझे जानता है। फिर दोस्त सवाल करता है कि लेकिन क्या हुआ था। तो आरोपी ने कहा उसने मुझसे कहा कि मैं कौन हूं और क्या कर लूंगा वगैरह वगैरह। दोस्त कहता है तो चाकू नहीं मारा होता, उसे पीट देता, मारना नहीं था। आरोपी कहता है जो हुआ सो हुआ, कोई अफसोस नहीं। वो कहता है जो हुआ सो हुआ। दोस्त ने इसके बाद आरोपी से कहा कि वो अपना ख्याल रखे और कुछ दिन के लिए छिप जाए, अंडरग्राउंड हो जाए, इस चैट को डिलीट कर दे। आरोपी ओके लिखता है। मतलब नयन की मौत के बाद भी आरोपी को इस बात का जरा भी अफसोस नहीं था। उसने किसी की हत्या कर दी। नयन की हत्या के बाद से ही अहमदाबाद में तनाव है, प्रदर्शन है। हत्या के विरोध में कल से ही लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें। नयन की मौत की जानकारी होते ही कल बड़ी संख्या में लोग स्कूल पहुंच गए, जिसमें अभिभावकों के साथ ही छात्र संगठन के लोग शामिल थे। बताया गया कुछ जगह टीचर्स पर भी एक तरीके से उन पर भी कुछ अटैक हुआ। नाराज भीड़ ने इस दौरान स्कूल में जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की। 2 अलग अलग तस्वीरें, जिन्हें काबू में करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई। वहीं आज भी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बड़ी संख्या में लोग स्कूल के बाहर इकट्ठा हुए, जो अभी भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। पूरी तरह समा चुकी है। द्वारका के जमरावल गांव में लगातार हो रही बरसात के बाद सड़कों और घरों में पानी भर गया है। जगह जगह जल भराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन मुश्किल हालात में भी लोग इस सड़क पर मोटरसाइकिल से आते हुए नजर आए। गुजरात के द्वारका जिले से एक और हैरान करने वाली तस्वीर आई है। वहां के कल्याणपुर तालुका में मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। लगातार बारिश से लांबा गांव टापू में तब्दील हो गया है। बारिश का असर इतना है कि कई घरों में पानी घुस गया है। पिछले 2 दिन में 15 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। इस बीच जूनागढ़ और आसपास के इलाकों और पहाड़ियों पर मूसलाधार बारिश के चलते नरसिंह सरोवर ओवरफ्लो हो गया है। सरोवर का पानी सड़कों पर आ गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सरदार बाग झांसी सर्कल से पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया है। कई जगहों पर सड़कें जल भराव से नदी जैसी नजर आने लगी हैं। जूनागढ़ से बाढ़ के प्रहार की एक और तस्वीर सामने आई है। लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं।